हेलो दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे हिंदी की और हमने हिंदी में लास्ट क्लास में बात करी थी समास के बारे में। हमारी इससे पहले समास की 2 क्लासें हो चुकी है। हमने पहली क्लास में अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के बारे में बात करी। उसके बाद समास का अपना दूसरा भाग आया, उसमें हमने कर्मधारय और द्वंद्व समास के बारे में बात करी। उसमें हमने द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो अब हम उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने जो आगे के समास बचे हुए हैं उनके बारे में बात करके फिर हम इसी क्लास में कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे किसके बारे में, तो अपने जो बचे हुए समास है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं अपना बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है दोस्तों। तो हमने एक बात करी थी पिछली क्लास में कि एक तो कि समास कहेंगे किसे, तो 2 पदों को ठीक तरह से पास लाने की प्रक्रिया समास कहलाती है, ये हम बात कर चुके। एक हमने बात करी कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। फिर पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर फिर हमने बात करी कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तो पहले इसकी विशेषता होगी वो क्या होगी कि अन्य पद प्रधान। क्या होगा इसमें, अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान का क्या मतलब है, अन्य पद प्रधान का यह मतलब है कि समास की प्रक्रिया में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 2 पद। कौन कौन से, एक तो होता है पूर्व पद। क्या होता है, पूर्व पद। और एक होता है उत्तर पद। एक क्या होता है, उत्तर पद। तो न तो पूर्व पद प्रधान होगा और न ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों के मिलने के बाद में कोई एक अन्य अर्थ निकलेगा, अन्य अर्थ निकलेगा। और जो वो अन्य अर्थ निकलेगा, अगर अन्य अर्थ निकलता है तो बहुव्रीहि समास होता है। तो एक बात तो अपने इसमें क्या हो जाएगी कि इसमें क्या होगा, अन्य पद प्रधान होगा। और दोस्तों, हम इसके बारे में बात करें तो इसमें फिर शब्द कैसा बनेगा, भाई अन्य पद प्रधान है तो फिर जो शब्द बनेगा ना, वो शब्द क्या बनेगा दोस्तों अपने, तो जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा, इसमें क्या शब्द बन जाएगा, योग रूढ़ शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है, तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें तो शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो होते हैं रूढ़ शब्द। कौन से शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द। एक होते हैं आपके यौगिक शब्द। कौन से शब्द होते हैं, यौगिक शब्द। और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। आप और शब्द विचार जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि एक तो हम रूढ़ शब्द कहेंगे किसे, तो हम रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं हो वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं हो कि जैसे पानी को पानी क्यों कह रहे, हवा को हवा क्यों कह रहे, इंसान को इंसान क्यों कह रहे, जानवर को जानवर क्यों कहने लगे, ये हमें इनकी उत्पत्ति नहीं पता है। इसको पेनिस क्यों कह रहे, इसको मार्कर क्यों कह रहे, अगर इसको शुरू से बोर्ड कहते तो आज हम इसको बोर्ड कहते, अगर इसको शुरू से मार्कर कहते तो हम भी इसको मार्कर कहने लग जाते। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमें पता नहीं होती है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर दोस्तों यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द तो हो गया दोस्तों क्या कि हमें पानी, कि पानी को पानी कैसे कह रहे हमें नहीं पता, शुरू से कहते आ रहे अपने बाप दादा, तो हम भी पानी को पानी कहने लगे। तो पानी एक रूढ़ शब्द है, पानी एक क्या है, रूढ़ शब्द है। फिर दोस्तों यौगिक शब्द किसे कहते हैं, दो रूढ़ शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है। जैसे एक रूढ़ शब्द है विद्या और एक है आलय, और उससे बन गया विद्यालय। तो विद्यालय एक यौगिक शब्द है। विद्यालय एक कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। तो विद्या और आलय, आलय का मतलब होता है घर, विद्या का मतलब क्या है, शिक्षा। तो विद्या के लिए आलय मतलब ऐसा घर जिसमें विद्या मिलती है वो विद्यालय। तो दोनों के फिर अर्थ से एक नया अर्थ निकल गया, ऐसे शब्द कहलाते यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, तो ऐसे शब्द जिसमें न तो पहले पद का अर्थ आएगा न ही दूसरे पद का अर्थ आएगा, और जो संपूर्ण पद का अर्थ है किसी अन्य अर्थ निकल जाएगा। जैसे कि अपने शब्द है दशानन। कौन सा शब्द है अपने, दशानन। एक शब्द है अपना दशानन, दशानन। अब देखो इसमें एक तो क्या है दश, एक क्या है आनंद। तो इस शब्द का अर्थ न तो आनंद यानी कि सिर के आधार पे आ रहा है, न ही इसमें अर्थ 10 संख्या के आधार पे आ रहा है, बल्कि ये किसके लिए रूढ़ हो चुका है, तो ये रूढ़ हो चुका है
रावण के लिए। किसके लिए रूढ़ हो चुका है? रावण के लिए। तो ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनका अर्थ न तो पूर्व पद के आधार पर न ही उत्तर पद के आधार पर, बल्कि उनका कोई अन्य ही तीसरा अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों हमें ये बात पता रखनी है कि बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होगा, न तो उत्तर पद प्रधान होगा, न ही पूर्व पद प्रधान होगा, बल्कि कोई उसका अन्य अर्थ निकलेगा। और जिन शब्दों के अन्य अर्थ निकलते हैं वो शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द आपको कहां मिलेंगे? बहुव्रीहि समास में मिलेंगे। अब इसी की अगर हम परिभाषा करना चाहें तो दोस्तों क्या हो जाएगी? जिस समास में न तो पूर्व पद एवं न ही उत्तर पद बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, और इसमें योगरूढ़ शब्दों का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका दोनों मिलने के बाद में अन्य अर्थ निकलना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एक महत्वपूर्ण इनके उदाहरणों के बारे में। अगर हम बात करें तो जैसे चिर प्रचलित इसका उदाहरण है, एक तो अभी हमने लिखा दशानन। अधिकांश पर्यायवाची शब्द इसमें आ जाएंगे, लेकिन पर्यायवाची के अलावा भी इसमें शब्द आते हैं दशानन। और भी अगर मैं लिख दूं जैसे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, वज्रांग, कुछ एक हम शब्द लिख देते हैं, फिर उसके बाद इनका समास विग्रह करने वाले हम। जयपुर, पीतांबर, पीतांबर, अहमदाबाद, अहमदाबाद, गुरुमुखी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक महत्वपूर्ण शब्द है। हम इनके अब क्या करने वाले हैं दोस्तों? समास विग्रह करने वाले हैं। देखो इसमें दशानन अभी हमने बात करी, न तो पूर्व पद दश प्रधान है, ना ही आनन प्रधान है। अब कोई भी अगर देखो एक और चीज है, अगर एक वो चीज एक ही होगी जिसको कहते हैं, हमारे माइंड में वॉइस आएगा। अब अगर किसी और के भी 10 सिर है ना, तो भी हम उसको दशानन नहीं कहेंगे, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अन्य अर्थ रावण हो जाएगा, और रावण प्रधान हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 10 है, 10 है आनंद जिनके, 10 है आनंद जिनके, अर्थात क्या हो जाएगा? रावण। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप करके इसका क्या करेंगे? हम समास विग्रह करेंगे। जैसे त्रिपुरारी, त्रिपुर प्लस अरि, इसमें संधि भी है। त्रिपुर प्लस क्या निकलेगा? अरि। त्रिपुर क्या है? त्रिपुर एक राक्षस का नाम है, और अरि का मतलब क्या है? शत्रु है। तो त्रिपुर नामक राक्षस के है जो शत्रु, त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु कौन है? तो भगवान शिव है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? त्रिपुर, त्रिपुर नामक राक्षस, राक्षस के हैं जो अरि। अरि किसका पर्यायवाची है? शत्रु का पर्यायवाची है। अर्थात इसका क्या हो जाएगा? क्या निकलेगा? तीसरा अर्थ अन्य। शिव जी के लिए यह रूढ़ शब्द है। वज्रांग, वज्र, वज्र, वज्र क्या है दोस्तों? वज्रांग। तो वज्र क्या है? वज्र हमेशा कठोर के लिए उपयुक्त होता है, और वज्र इंद्र का क्या था? अस्त्र था, जो महर्षि दधीचि ने अपने अस्त्रों का दान करके, जिसका महर्षि दधीचि के अस्त्रों से बना हुआ था। तो वज्र के समान है अंग जिनके, वज्र के समान हैं अंग जिनके। तो वज्र के समान, वज्र का मतलब क्या है यहाँ पे? कठोर। तो जिनके अंग कठोर है, और ये किसका पर्यायवाची है? हनुमान जी का पर्यायवाची है, बजरंगबली का पर्यायवाची है। तो हनुमान जी अन्य अर्थ इसमें निकल जाएगा। अब देखो दोस्तों, हम अमूमन ये सोचते हैं कि यार किसी देवताओं का पर्यायवाची आएगा तो बहुव्रीहि समास होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, और दूसरे भी आ सकते हैं। जैसे जयपुर, जय सिंह द्वारा, जय का मतलब क्या है यहाँ पे? जय सिंह, जय सिंह द्वारा बसाया, जय सिंह द्वारा बसाया गया है जो पुर। पुर का मतलब होता है नगर विशेष। पुर का मतलब क्या होता है? नगर विशेष। तो जय सिंह द्वारा बसाया गया है जो पुर, अर्थात नगर विशेष। क्या अर्थ निकल जाएगा इसका? नगर विशेष। एक विशेष नगर के लिए जयपुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जय सिंह ने तो और भी नगर बसाए, लेकिन सबको जयपुर नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से जयपुर जय सिंह द्वारा एक बसाए गए एक नगर के लिए रूढ़ हो चुका है। तो इसमें भी दोस्तों कौन सा समास है? अपना बहुव्रीहि समास है। पीतांबर, देखो दोस्तों इसमें भी दो शब्द क्या है? एक तो पीत प्लस अंबर। अंबर किसका पर्यायवाची है? वस्त्र का पर्यायवाची है, और अंबर आकाश का भी पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा?
पीत, पीत यानी क्या है? पीला। पीत है अंबर जिनके, या फिर हम पीले को भी कोष्टक में लिख दो, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आप जहां तक हो सके पर्यायवाची लिखने से इसमें बचेंगे। पीत, पीत किसका अर्थ दे रहा है? तो पीला। अगर पीत आए तो भी सही है, फिर पीला आ जाए उसमें तो हमें कर देना है। पीत है अंबर जिनके, पीत है अंबर, अंबर, अंबर किसका पर्यायवाची है? यहाँ पे वस्त्र का पर्यायवाची है। जिनके, पीत है अंबर जिनके, अर्थात किसके लिए, किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो पीत है अंबर जिनके। एक तो चीज ये अगर शब्द ऐसे ही आए तो इसमें बहुव्रीहि समास है, लेकिन पीत अंबर मतलब पीला वस्त्र, तो ऐसे ही कोई वस्त्र है और उसकी विशेषता है कि वो पीला है, तो इसमें दोस्तों कर्मधारय समास भी हो सकता है। तो वो अगर वाक्य में प्रयोग किया गया कि श्याम ने दुकान से पीतांबर खरीदा, अब इसमें पीतांबर को अगर वो अंडरलाइन कर दे तो श्याम ने क्या दुकान से कृष्ण थोड़ी खरीदा, इसका मतलब श्याम ने दुकान से क्या खरीदा? पीला वस्त्र खरीदा, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। और अगर वाक्य में ऐसा है कि श्याम हमेशा पीतांबर की पूजा करता है, तो कोई पीले वस्त्र की पूजा नहीं करता, बल्कि किसकी पूजा करता है? वो श्री कृष्ण की पूजा करता है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर ऐसे वो स्पेशल कोई समास पूछना चाहेगा, देखो या तो फिर ऑप्शन में कर्मधारय आएगा या फिर बहुव्रीहि आएगा, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर ऐसे ही शब्द आ गया तो, अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ अगर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? उसका समास उसको वाक्य में प्रयोग कर रखा होगा, तो फिर वहां हमें वाक्य पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कर्मधारय समास है या फिर इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगला है अपना अहमदाबाद, तो क्या हो जाएगा? अहमद द्वारा आबाद है जो, अहमद शाह अब्दाली ने बसाया था अहमदाबाद, और इसी कारण उनका नाम क्या पड़ गया? अहमदाबाद पड़ा। तो क्या हो जाएगा? अहमद द्वारा आबाद है जो, अहमद द्वारा द्वारा आबाद हैं जो, हैं जो, अर्थात नगर विशेष। क्या हो जाएगा? नगर विशेष। अर्थात क्या अर्थ निकलेगा इसका? नगर विशेष हो जाएगा। गुरुमुखी, गुरुमुखी, गुरु है जिसकी मुखी, मुखी यानी क्या है? लिखावट। गुरु है जिसकी मुखी, अर्थात लिपि विशेष। पंजाबी की लिपि है दोस्तों, पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, तो लिपि विशेष के लिए यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने देखा कि दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। समास विग्रह क्या होगा? दस है आनंद जिनके, अर्थात रावण, त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक राक्षस के है जो, अर्थात शिव जी, वज्रांग, वज्र के समान है अंग जिनके, अर्थात हनुमान जी, जयपुर, जय सिंह द्वारा बसाया गया है जो पुर, अर्थात नगर विशेष। पीतांबर, पीत यानी पीला है, अंबर जिनका, पीला पीला है अंबर जिनका, जिनके नहीं जिनका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वाक्य केवल सही करना है। अर्थात श्री कृष्ण अहमदाबाद, अहमद द्वारा आबाद है जो, अर्थात नगर विशेष, और गुरुमुखी, गुरु है जिनकी मुखी, अर्थात क्या हो जाएगा? अपने एक लिपि विशेष इसमें हो जाएगा। और दोस्तों हम उदाहरणों की अगर बात करें तो और क्या है? त्रिनेत्र, 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 अनंग, अनंग, महावीर, त्रिनेत्र, अनंग, महावीर, सचिपति, सचिपति, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, गोदान, गोदान, पंजाब, पंजाब, नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण शब्द है। हम इनमें क्या क्या अपने समास हो सकता है, ये इसमें क्या हो सकते हैं? अपने बहुव्रीहि समास हैं। इनके समास विग्रह क्या होंगे? जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके, तीन, त्रि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पर्यायवाची का भी प्रयोग करने से बचना है, तो त्रि आप कोष्टक में लिख सकते हो। त्रि क्या है यहाँ पे? तीन। त्रि है नेत्र जिनके, त्रि है नेत्र जिनके, अर्थात नेत्र क्या? आंख, जिनके अर्थात क्या है? अर्थात शिव जी। क्या है दोस्तों? शिव जी का पर्यायवाची हो जाएगा त्रिनेत्र। अनंग, अन प्लस अंग मतलब बिना अंग के हैं जो, बिना अंग के हैं जो, बिना अंग के हैं जो,
बिना अंग के कौन है दोस्तों? तो बिना अंग के अनंग किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची। बिना अंग के हैं जो, अर्थात किसका पर्यायवाची हो गया ये? कामदेव। कामदेव का कहते हैं कि जन्म कहां होता है? मन में जन्म होता है, और उनका एक पर्यायवाची क्या है? अनंग। तो कामदेव इनका विशेष अर्थ निकल जाएगा। महावीर, देखो यहां से अपने ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा, है ना, क्योंकि महावीर, एक तो वीर की विशेषता है कि वो महान है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन एक महावीर जब नाम सुना हुआ तो हनुमान जी का भी पर्यायवाची है, तो महान है जो वीर, अर्थात कौन? हनुमान जी। तो यहाँ पे हम बहुवीरी समास कर रहे हैं, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? महान है जो वीर, महान है जो वीर, जो वीर, अर्थात हनुमान जी। महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी हो जाएगा। सचीपति, सचीपति, सची किसका पर्यायवाची है? तो सची इंद्र की पत्नी इंद्राणी का पर्यायवाची है, तो फिर क्या हो जाएगा? सची के है जो पति, सची के हैं जो पति, सची के हैं जो पति, अर्थात इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है जिनके शेखर पर, शेखर का मतलब होता है सिर, किनके सिर पे? शेखर, चंद्रमा है, तो शिव जी का पर्यायवाची चंद्रशेखर। चंद्र है जिनके शेखर, ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आप कोष्टक में सिर लिख के इसको समझ सकते हो। शेखर पर अर्थात क्या हो जाएगा? शिव जी, अर्थात क्या हो जाएगा? शिव जी। चंद्रशेखर। गोदान, देखो गोदान, गोदान क्या है? गोदान, गबन, कायाकल्प, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये किसके उपन्यास है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। किसके उपन्यास है? प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तो ये एक रचना विशेष आ गया है ना। तो गो के दान की कहानी है, जिसमें गो के दान की कहानी लिख दो या कथा लिख दो, कथा है जिसमें अर्थात क्या हो जाएगा? उपन्यास विशेष, प्रेमचंद जी का उपन्यास विशेष। गोदान। पंजाब, पंजाब है ना, पंच, देखो अगर आप इसके टुकड़े करोगे तो इसका संधि विशेष क्या होगा? पहले ये यहाँ पे तीसरा है, च छ ज तीसरा है, तो फिर ये पहले से बना है, तो क्या निकलेगा इसमें? पंच प्लस आब, पंच प्लस आब। आब किसे बोलते हैं? दो नदियों के बीच में जो मैदान होता है उसको आब बोलते हैं। और पंच प्लस आब, पंच का मतलब क्या है यहाँ पे? 5, तो 5 नदियों के बीच का मैदान क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। तो पंच नदियों का, या फिर यहां कर दो 5, पंच किसके अर्थ में आ रहा है? 5 नदियों का आब है जो, 5 नदियों का आब है जो 5 नदियों का आब है जो, अर्थात क्या हो जाएगा? राज्य विशेष इसका अर्थ निकल जाएगा। 5 नदियों का आब है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका, किनका है नीला कंठ? तो कहते हैं कि भगवान शिव जी ने विष पिया था और उस कारण उनका कंठ कैसा हो गया? नीला हो गया। तो नीला है कंठ जिनका अर्थात क्या हो जाएगा? शिव जी, अर्थात क्या हो जाएगा? शिव जी। तो ये जो अन्य अर्थ निकल रहे हैं उनमें अपने कौन से समास होते हैं? तो दोस्तों उनमें अपने कौन से समास होते हैं? तो उसमें अपने समास होंगे बहुवीरी समास। और हम कुछ एक उदाहरणों के बारे में और बात करें तो अपना है आशुतोष। आशु का मतलब क्या होता है? शीघ्र, और तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाले। उमाकांत, चतुर्भुज, उमाकांत, चतुर्भुज, तिरंगा, उमाकांत, चतुर्भुज, तिरंगा, शंकर क्या है? और शंकर, उमाकांत, तिरंगा, शंकर। ठीक है, देखो दोस्तों अब हम इनको देखते हैं तो क्या हो जाएगा? आशुतोष, आशु का मतलब होता है शीघ्र, आशु का मतलब क्या होता है? शीघ्र। जो समझ में नहीं आए उनके लिख दो फिर। शीघ्र प्रसन्न
होने वाले हैं जो, होने वाले हैं जो, अर्थात कौन शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? भोलेनाथ। तो भोले है जो नाथ, ये भी हो जाएगा शिव जी। उमाकांत, उमा, उमा किसका पर्यायवाची है दोस्तों? पार्वती का पर्यायवाची है। और कांत किसका पर्यायवाची? स्वामी या फिर पति का। तो क्या हो जाएगा? उमा के है जो कांत, उमा के है जो कांत, कांत का मतलब क्या होता है? पति। उमा के है जो पति, अर्थात कौन है उमापति? शिव जी का पर्यायवाची है, शिव जी का पर्यायवाची है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात चतुर्भुज किसको कहेंगे? तो विष्णु भगवान को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। विष्णु जी, क्या हो जाएगा? विष्णु जी। तिरंगा, अब देखो यहाँ पे पहला पद संख्यावाची इसमें और दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता क्या? बहुव्रीहि समास हो सकता है, ये हमें ऑप्शन से पता चलेगा। लेकिन हमें रोज चतुर्भुज की पूजा आराधना करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? विष्णु के लिए रूढ़ हो रहा है। और बाकी ऐसे ही कि किसी के चार भुजाएं हैं और अगर हम उसको चतुर्भुज कहते हैं तो फिर उसमें अपने कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसमें द्विगु समास भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक अपने जो चतुर्भुज मैथ्स में एक आकृति विशेष के लिए आता है तो भी उसमें बहुव्रीहि समास होगा। जो चतुर्भुज होता है ना, चार भुजाओं वाला। तिरंगा, अब देखो कोई ऐसे ही तीन रंग का कपड़ा है और हम उसको अगर तिरंगा कह रहे तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसे ही तीन रंग का कपड़ा होने मात्र से हम उसको तिरंगा कहते हैं क्या? नहीं। आप कहीं पे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके अगर आप तिरंगे की बात करोगे तो वो अपना राष्ट्रीय ध्वज समझेंगे। तो ऐसे तिरंगा शब्द क्या हो चुका है? राष्ट्रीय ध्वज के लिए योगरूढ़ हो चुका है। क्या हो चुका है? योगरूढ़ हो चुका है। तो इसलिए तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, तीन है रंग जिसमें, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज, अर्थात किसके लिए आया है यहां पे? राष्ट्रीय ध्वज, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज। शंकर, शमन, शंकर, शंकर का क्या हो जाएगा? शमन, यानी तृष्णाओं का शमन करने वाले हैं जो, शमन का मतलब है तृष्णाओं का अंत करना वाला, शमन करने वाले हैं जो, वाले हैं जो, शमन का मतलब होता है नाश करना, किसका? तृष्णाओं का नाश करना, इच्छाओं का नाश करने वाले हैं जो, अर्थात कौन है? शिव जी। तो शंकर भी किसका पर्यायवाची है? शिव जी का पर्यायवाची है। गजानन, गजानन, ठीक है, गजानन, गज, लंबोदर, गजानन, गजवदन, गजमुख, ये भी हो जाएंगे। और एक क्या है अपने? लंबोदर, 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 ठीक है। गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, गज का मतलब किसका पर्यायवाची? हाथी का। आनंद किसका पर्यायवाची? सिर का। तो गज का है आनंद जिनका, गज का है आनंद जिनका, अर्थात क्या हो जाएगा? गणेश जी, जो भगवान शिव जी के पुत्र हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर पर्यायवाची पेट का, लंबा है उदर जिनका, जिनका, अर्थात क्या हो जाएंगे अपने? गणेश जी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अपने देवी देवताओं के पर्यायवाची वगैरह या फिर ऐसे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकल रहा हो, योगरूढ़ शब्द हो, उसमें कौन सा समास होता है? अपने बहुव्रीहि समास उनमें होता है। ठीक है दोस्तों, तो और हम अभी आगे और उदाहरणों के बारे में वैसे हम बात करेंगे, और उदाहरणों के बारे में कहां बात करेंगे? तो आगे बहुत महत्वपूर्ण हम सभी समासों से लेके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी क्लास में भी हम क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आपको बहुव्रीहि समास में क्या ध्यान रखना है? एक तो जिस समास में अन्य पद प्रधान हो और शब्द कैसे होते हैं? योगरूढ़ शब्द बन जाते हैं, वो किसी विशेष के लिए क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ एक महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में बताया। अब हम आगे बात करने वाले अपना जो अगला एक और लास्ट समास बचा है, और वो समास अपना कौन सा है? द्विगु समास। कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो द्विगु समास में अपने क्या कंडीशन बन सकती है? तो द्विगु समास में क्या कंडीशन बन सकती है? तो पहला पद संख्यावाची, एक तो इसमें क्या होगा? पहला पद
संख्यावाची। पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि पहला पद संख्यावाची होने के बाद भी शब्द योग रूढ़ नहीं होना चाहिए, वो किसी अन्य विशेष अर्थ नहीं देना चाहिए। अगर विशेष अर्थ देता है तो वहां पे द्विगु समास नहीं होके बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पहला पद संख्यावाची व दूसरा पद संज्ञा, व दूसरा पद संज्ञा। दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगा, मतलब संख्यावाची विशेषण होंगे। इसमें क्या होंगे दोस्तों? संख्यावाची विशेषण। हमने उसमें कर्मधारय समास में बात करी कि संख्यावाची विशेषणों को छोड़कर बाकी के विशेषण है उनमें कर्मधारय समास होता है। तो पहला पद संख्यावाची व दूसरा पद संज्ञा होता है, तो अपने कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। लेकिन उसमें उस शब्दों के मिलने के बाद विशेष अर्थ नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? एक तो उसमें विशेष अर्थ नहीं आना चाहिए। एक और बात नोट डाल के लिखोगे कि कभी कभी या कहीं कहीं कभी कभी दूसरा पद संख्यावाची होने पर भी द्विगु समास होता है। होने पर भी द्विगु समास होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। ठीक है, कभी कभी अगर दूसरा पद संख्यावाची है तो भी अपने कौन सा समास होगा? तो भी आपके द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि नयन द्वय, नयन द्वय। अब इसमें पहला पद तो नयन संज्ञा है, दूसरा पद द्वय क्या है? संख्या है। तो फिर क्या इसमें द्विगु समास नहीं होगा? हो जाएगा। पहला पद या कभी कभी दूसरा पद भी आए। ठीक है, और हम इनके समास विग्रह जो करते हैं तो वो दोस्तों हम समास विग्रह कैसे करेंगे? तो समाहार या समूह लगाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा? द्वय यानी कि दो नयनों का समाहार, दो नयनों का समाहार। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे द्विगु, तो इसमें भी कौन सा समास है? द्वि यानी क्या है? दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार या फिर समूह। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपके द्विगु में भी द्विगु समास इसमें हो जाएगा। और हम महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में बात करें तो जैसे देखो आप, तिरहा, चौराहा, नवरत्न, तिरहा, चौराहा, नवरत्न, शताब्दी, सप्ताह, एकांकी भी वैसे योग रूढ़ भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक ही अंक वाली साहित्य की एक विधा हो जाएगी। तो इसको भी अपने बहुव्रीहि में हम रख सकते हैं। वैसे इन सबको भी हम बहुव्रीहि में भी रख पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको अभी इसमें आगे हम और जब उदाहरणों के बारे में बात करेंगे तो मैं इसके साथ में आपको यह भी बताने वाला हूं कि किसमें और दूसरा अर्थ भी निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, नवरत्न, पंचरत्न, सतरंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इनके अब समास विग्रह कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या समास हो सकता है। तो देखो दोस्तों, तिरहा, क्या पहला पद संख्यावाची और राह क्या है? संज्ञा है। तो तीन राहों का समूह या फिर राहों का समाहार, तीन राहों का समाहार। और अपने कौन सा समास हो जाएगा? तो अपने द्विगु समास। चौराहा, यानी कि क्या हो जाएगा? चार राहों का समाहार क्या कहलाएगा? चौराहा। नवरत्न, यानी कि क्या है? नव रत्नों का समूह। किसी के दरबार में अगर 9 रत्नों का समूह है तो वो नवरत्न कहलाता है। लेकिन यहाँ पे भी वो अकबर के दरबार में जो विशेष नवरत्न थे, अगर वो जो अर्थ निकलता है तो फिर यहाँ पे भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नवरत्नों का समूह, 9 है जो रत्न अर्थात अकबर के दरबारी विशेष, तो फिर वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। शताब्दी, देखो दोस्तों, शत का मतलब क्या है? 100। और अब्दी में देखो आप, अब्दी क्या निकलता है? अब्द। तो देखो दोस्तों, अब्द है ना, अनेकार्थक शब्द है। अब्द का मतलब एक तो होता है वर्ष और एक होता है क्या?
बादल, तो यहाँ पे अब्द का अर्थ क्या है? शत अब्द, मतलब 100 वर्षों का समूह। शत अब्द में क्या निकल जाएगा? 100 अब्दों का समूह। तो अब्द अनेकार्थी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है अपने? बादल भी होता है, वर्ष भी होता है। तो यहां हम वर्ष से लेंगे और क्या होगा? शत, यानी कि क्या है? 100, शत 100 अब्दों, अब्द का मतलब है वर्ष, कोष्टक में आप लिख दो भले समझने के लिए, वर्षों का समूह, शत अब्दों का समूह। सप्ताह, देखो इसमें भी मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया, इसमें अगर आप टुकड़े करोगे तो क्या निकलेगा? सप्त प्लस अहन निकलेगा, सप्त प्लस अहन। न के लोप का नियम है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे अ मिलके आ बना दीर्घ स्वर संधि है, और एक पीछे न व्यंजन का लोप होके शब्द क्या बनता है? सप्ताह बनता है। तो अहन, अहन का मतलब होता है दिन। अहन किसका पर्यायवाची दोस्तों? दिन का पर्यायवाची है। तो सप्त प्लस अहन मतलब 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। तो इसमें संधि और समास दोनों आ रहे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सप्त अहनों का समूह, सप्त, सप्त का मतलब क्या है दोस्तों? 7, और अहनो, अहनो यानी अहनो, अहनो सप्त अहनो यानी कि क्या है? दिनों का समूह, सप्त अहनों का समूह, सप्ताह। ठीक है दोस्तों। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का समूह। ठीक है दोस्तों। सतरंगा, 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह क्या कहलाएगा दोस्तों? सतरंगा कहला जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात करी अपने जो समास है उनके बारे में। आज की इसी क्लास में हमने बहुव्रीहि समास और फिर अपने द्विगु समास के बारे में बात करी है। ये अपने द्विगु समास के बारे में हमने बात करी, फिर उसके बाद हमने आज की क्लास जो शुरू करी थी बहुव्रीहि समास के बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों इससे पहले की जो अपने क्लास है, 2 क्लास और अपने डाली हुई है, उन क्लासों में जो बाकी के समास है उनके बारे में भी हमने बात करी है। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके बाद में जो अपने महत्वपूर्ण जो और समास है उनके बारे में, महत्वपूर्ण समासों के जो अपने क्वेश्चन है हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। अब क्योंकि जब तक हम अच्छी तरीके से अगर पढ़ भी लेंगे, अगर हम उनके उदाहरणों को सोल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं अगर ये हमें पता नहीं रहेगा तो हम कैसे, हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आज जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आप उन प्रश्न के आंसर देने का प्रयास करना। अगर आप उन प्रश्नों के अगर आप आंसर दे पा रहे हो, समर्थ हो, तो इसका मतलब फिर अपना पढ़ना क्या है? सार्थक है। और कैसे वो ऑप्शन सही होगा ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो देखो दोस्तों अपना आज का क्वेश्चन है पहला, जो हमने पिछले समास पढ़े ना उन समासों के भी इसमें क्वेश्चन है। मतलब अब हमारा समास टॉपिक पूरा हो चुका है तो सारे ही समासों से यहाँ से क्वेश्चन लिए गए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देख लेना, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है नहीं है। इनके माध्यम से हमारे बहुत सारी गलतियां होती है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब यह है कि 4 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन कोई ऐसा है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है, बाकी के सारों में द्वंद्व समास होगा। तो देखो दोस्तों हमने द्वंद्व समास के बारे में बात करी और द्वंद्व समास में हमने देखा कि द्वंद्व समास के कितने भेद है। तो द्वंद्व समास के 3 भेद है। कौन कौन से? एक तो था अपने समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। एक था वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, और एक है अपने इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है दोस्तों। समाहार द्वंद्व में हमने देखा क्या होता है तथा, समाहार द्वंद्व में क्या होता है तथा नहीं, समाहार द्वंद्व में होगा आदि इत्यादि। क्या होता है दोस्तों? आदि, आदि इत्यादि। वैकल्पिक द्वंद्व में होगा अपने या, अथवा, और इतरेतर द्वंद्व में और एव तथा होगा, और एवं तथा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो पाप पुण्य दोनों ही विपरीत शब्द आ चुके हैं, तो क्या होगा? पाप या पुण्य। क्या होगा? पाप या पुण्य। तो दोस्तों इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास ही है। और द्वंद्व में भी कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व है। फिर राजा प्रजा, राजा
प्रजा, तो दोनों प्रधान है इसमें, और क्या होगा राजा और प्रजा, क्या हो जाएगा राजा और प्रजा, राजा और प्रजा आया है तो इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। जीवन मरण, जीवन मरण दोनों ही एक दूसरे के विपरीत शब्द है, तो फिर क्या हो जाएगा जीवन या मरण, जीवन या मरण, तो इसमें भी वैकल्पिक द्वंद्व समास है। तो दोस्तों पाप पुण्य में भी द्वंद्व समास है, राजा प्रजा में द्वंद्व समास है, और जीवन मरण में भी द्वंद्व समास है। तो फिर अपने बचा क्या, यथाशक्ति। देखो यथा आया है, यथा आगे क्या है दोस्तों अव्यय है, और अव्यय आने के कारण ये पूरा शब्द है ना वो अव्यय बन चुका है। अब आप शक्ति है, केवल ऐसी शक्ति है तो आप उसका शक्तियों कर सकते हो, लेकिन इसके साथ में अव्यय जुड़ गया ना आगे यथा, तो फिर यथा शक्तियों नहीं कर सकते हम। इसका मतलब संपूर्ण पद क्या बन चुका है, अव्यय बन चुका है, और पहला पद प्रधान है क्योंकि संपूर्ण पद का अर्थ पहले पद के आधार पे आ रहा है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा शक्ति के अनुसार, क्या होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और इसमें दोस्तों कौन सा समास है, शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह होगा, और इसमें समास कौन सा है, तो इसमें दोस्तों समास कौन सा है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा, किसमें यथाशक्ति में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कौन सा है, अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह होगा। देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने भी आपको रेलगाड़ी भी बताया होगा। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह नहीं है तो अभी हम पता लगा लेंगे कि रेलगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या है। रेल और गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, और रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो देखो दोस्तों रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी, रेल का मतलब इसमें होता है पटरियों को बोलते हैं, रेल का मतलब क्या होता है पटरियों को बोलते हैं, तो इसका समास विग्रह होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल बोलते हैं किसको, पटरियों को रेल बोला जाता है। तो मैंने आपको कहा ना जहां तक हो सके वहां तक हमें क्या करना है, पर्यायवाची लिखने से बचना है। अब यहाँ पे पटरी पर चलने वाली गाड़ी भी दे रखा है और रेल पर चलने वाली गाड़ी भी दे रखा है, अगर दोनों हैं तो फिर इसमें सही कौन सा हो जाएगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल और गाड़ी नहीं हो सकता है, रेल से चलने वाली गाड़ी भी नहीं हो सकता है, अर्थ के आधार पे गलत हो जाएगा। तो रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और इसमें समास कौन सा है, तो समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, तो अधिकरण में पे पर ऊपर। तो इसमें कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास रेलगाड़ी शब्द में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है। देखो समस्त पद, ये भी मैंने आपको लिखाया कि समास युक्त पद क्या कहलाता है, समस्त पद, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, सामासिक पद। क्या कहते हैं दोस्तों, सामासिक पद कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ग्रामगत का विग्रह क्या होगा, ग्राम को गया हुआ, ग्राम और गत, ग्राम गांव से आगत, और ग्राम और आगत। तो देखो ग्रामगत क्या होगा, गांव से आगत, ग्राम से आगत। तो देखो दोस्तों ग्राम से आगत, आगम, ग्राम से आगम, या फिर आगम होता ग्राम, ग्राम गम होता तो आगम होता, यहाँ ग्राम गत है तो ग्राम से आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम से आगत भी सही है, या फिर अगर ऑप्शन होता है कि ग्राम से गत, ग्राम से गत तो भी सही हो जाता, और ग्राम से आगत है तो भी सही, और गांव से आगत है अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर गांव से आगत भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें अपने ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ब होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, स होना चाहिए। तो इस प्रकार अपना ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नवरत्न। देखो दोस्तों अभी हम इसके बारे में वैसे हमने बात करी है कि नवरत्न में कौन कौन से, देखो एक तो है पहला पद क्या है, संख्या है, पहला पद संख्या है, और रत्न संज्ञा है। तो इसमें दो चीज हो सकती है, एक तो इसमें क्या है, विशेष अर्थ निकले, अगर विशेष अर्थ निकले और अकबर के दरबारी विद्वानों के बारे में जो अगर बात हो रही होती तो क्या होता, बहुवीरी समास, बहुवीरी समास
बहुवीरी समास। ये अगर ये होता कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे तो इसका मतलब अकबर के जो दरबारी 9 विद्वान है उनके बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या कर देते, बहुवीरी कर देते। तो फिर यहाँ पे बहुवीरी नहीं हो सकता। फिर ये कह रहा है नवरत्न ऐसे ही दिया है तो फिर इसमें द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या है दोस्तों, संज्ञा है। इसमें कर्मधारय समास नहीं हो सकता है क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष होता है, इसमें भी विशेषण विशेष है। लेकिन मैंने आपको वही बताया कि संख्यावाची विशेषणों को छोड़ के बाकी के जो विशेषण है उनमें कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास इसमें नहीं हो सकता क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं बल्कि कौन सा पद प्रधान है, इसमें उत्तर पद इसमें प्रधान है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। अगला अगर हम अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर, अभी हमने बात करी दोस्तों कि चंद्र है जिनके शेखर पर, चंद्र है जिनके शेखर पर, जिनके शेखर, शेखर का मतलब क्या है दोस्तों, शेखर का मतलब है सिर, यानी कि जिनके सिर पर चंद्र है, अर्थात किनके सिर पर चंद्र है तो किनके सिर पर है, शिव जी के सिर पर चंद्र है। तो फिर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, बहुवीरी समास, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अन्य अर्थ इसका निकल रहा है। करण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष, देखो करण तत्पुरुष कहां होगा, पहली बात तो ये विभक्ति चिन्ह वाले हैं तो फिर क्या है, करण का विभक्ति चिन्ह क्या, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से या फिर क्या आना चाहिए, करण से या फिर क्या आना चाहिए, के द्वारा, क्या आना चाहिए, करण से या फिर के द्वारा आना चाहिए। और करण तत्पुरुष क्या बताता है, तो क्रिया के साधन का बोध कराता है, किसका बोध कराता है, क्रिया के साधन का बोध कराता है। देखो स्वर्ग प्राप्त, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो कौन सा है इसमें, कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष समास है, तो करण तत्पुरुष इसमें नहीं हो सकता। सपरिवार, तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, परिवार सहित, क्या होगा, परिवार सहित। पहला पद उपसर्ग है और उपसर्ग अपने आप में क्या होता है, अव्यय होता है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है सपरिवार में। सीता राम, देखो दोनों, सीता भी प्रधान राम भी प्रधान, तो फिर क्या हो जाएगा, सीता और राम, सीता और राम, और आ गया तो कौन सा समास है दोस्तों, तो अपने इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व समास, किसमें हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास, सीताराम में। मुंह मांगा, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, मुंह से मांगा, मुंह से मांगा, मुंह से मांगा, मुंह मांगा, तो मुंह ये क्रिया का साधन है, मांगने की क्रिया है, और मांगने की क्रिया किससे हुई दोस्तों, तो मांगने की क्रिया अपने हुई किससे, मुंह से अपने मांगने की क्रिया हुई, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, मुंह से मांगा, तो इसमें अपने करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, करण तत्पुरुष समास इसमें होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है। नीचे जो अपने ऑप्शन दे रखे इनमें कर्मधारय समास कौन सा है। देखो दोस्तों ऐसे वाक्य में भी आ सकता है, फिर वाक्य में आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि सामासिक पद कौन सा है, क्योंकि शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। सामासिक पद कौन सा है और फिर उसमें कौन सा समास है। देखो लड़का भूख से अधमरा हो गया, इसमें सामासिक पद कौन सा है वो आपको हमें ढूंढना है। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया। देखो अब हम इनमें पहले तो हमें क्या ढूंढना है, सामासिक पद ढूंढना है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया, तो दिया बत्ती इसमें यह समास युक्त पद है। विवाह संबंध में ऊंच नीच इसमें सामासिक पद है। तुम्हें अपना भला बुरा इसमें सामासिक पद है। लड़का भूख से अधमरा हो गया, अधमरा इसमें क्या है, सामासिक पद है। अब इनके समास विग्रह क्या हो सकते हो और इनमें कौन कौन से समास है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया, दिया बत्ती मतलब पूजा आराधना, तो क्या हो जाएगा दिया बत्ती आदि। और इसमें कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व समास। कौन सा है, समाहार द्वंद्व समास। इसमें कौन सा समास है, तो फिर द्वंद्व समास है। दिया बत्ती आदि, ठीक है। ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऊंच या फिर नीच, ऊंच या नीच, ऊंच या नीच, नीच, तो इसमें कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। भला बुरा दोनों विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है। भला या बुरा, भला
या बुरा, तो इसमें भी वैकल्पिक द्वंद्व समास है। लड़का भूख से अधमरा हो गया, तो मरना यहाँ पे क्या है, मरना है, और उसकी विशेषता है कि आधा मरा हुआ है। आधा क्या है, मरा है, तो आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, तो मरने की विशेषता हो गया यहाँ पे कि आधा मरा है, तो इसमें अपने क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास दोस्तों इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है, द्वंद्व समास कौन से शब्द में, तो देखो दोस्तों अभी मैंने बताया आज कल, आज या कल, क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, आज या कल, तो या आ रहा है तो कौन सा, वैकल्पिक द्वंद्व समास। दिन दिन, दिन दिन, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये योजक चिन्ह है बीच में, हम क्या करते हैं जब हम पहले छोटे थे उसमें समास याद करते तो कि वैकल्पिक चिन्ह जिसके बीच में आ जाता है वहां पे द्वंद्व समास हो जाता है, डायरेक्टली हम सीधे से याद कर लेते हैं। तो वैकल्पिक चिन्ह आने से कुछ नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे दो संज्ञा साथ में आ चुकी है, दिन दिन, एक ही संज्ञा अगर दो बार आए, ध्यान से सुनना, एक ही संज्ञा अगर दो बार आए तो वह अव्यय बन जाती है, क्या बन जाती है, अव्यय बन जाती है। तो दिन दिन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, हर दिन, क्या हो जाएगा, हर दिन, और इसमें अव्ययी भाव समास है, कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। दिन दिन में, रातों रात, रातों रात, रात रात, दो संज्ञा, एक ही संज्ञा दो बार आ गई तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, रात ही रात में, रात ही रात में, और इसमें भी कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। वीर पुरुष, वीर पुरुष, तो पुरुष की विशेषता है कि वो क्या है, वीर है, तो वीर है जो पुरुष, और इसमें समास कौन सा है दोस्तों, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों अपना जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किसमें, तो आज कल, आज या कल, इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, पाठशाला में कौन सा समास है, देखो दोस्तों पाठशाला, अगर हम इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, पाठ के लिए शाला, के लिए शाला, तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, और विभक्ति चिन्ह भी किसका, तो किसका है, संप्रदान के लिए, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष, क्या इसमें तत्पुरुष किस भेद के उदाहरण है क्या दोस्तों, नहीं है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है और कर्मधारय है, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास अपने पाठशाला में हो जाएगा। और दोस्तों आगे हम देवासुर, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, देवासुर में कौन सा समास है, देखो इसमें संधि और समास दोनों है, अगर हम इसके टुकड़े करें, देव प्लस असुर, देव प्लस असुर, असुर किसका पर्यायवाची है दोस्तों, राक्षस का पर्यायवाची है, तो देवता और राक्षस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विलोम हो गए, क्या हो गए, विलोम हो गए, तो क्या हो जाएगा, देव या असुर, देव या असुर, देव या असुर, ठीक है, देव या असुर है, तो फिर कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, कौन सा समास है दोस्तों, वैकल्पिक द्वंद्व समास, तो देवासुर में कौन सा समास है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना द्वंद्व समास इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर, यज्ञशाला, विद्यालय, ये सब सेम ही है, रसोई के लिए घर, इसका समास विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो संप्रदान के लिए, तो कौन सा है इसमें, संप्रदान तत्पुरुष, कौन सा समास है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास, कौन सा समास है इसमें, संप्रदान तत्पुरुष समास, तो अपना ऑप्शन क्या है, बहुव्रीहि नहीं हो सकता, अव्ययीभाव नहीं हो सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता, कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, पाश्चात्य देशों में माता पिता की सेवा करना तो दूर, लोग उन्हें अपने पास रखना भी नहीं चाहते, में समास है, मतलब इस पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, ये जो पूरा वाक्य है इस वाक्य में समासिक पद कौन सा है, पाश्चात्य है क्या, नहीं, देशों में माता पिता की सेवा करना तो दूर, लोग उन्हें अपने पास रखना भी नहीं चाहते, तो दोस्तों देखो यहाँ पे समासिक पद क्या है, माता पिता, और माता पिता में दोनों पद प्रधान है, तो फिर क्या हो जाएगा, माता और पिता, क्या होगा, माता और पिता, माता और पिता, तो फिर दोस्तों क्या है, माता और पिता, तो द्वंद्व समास है, कौन सा, इतरेतर द्वंद्व समास। अगला देखो दोस्तों, निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कीजिए, ये तो हमें समास विग्रह करना है, या क्वेश्चन है ही नहीं, लोह पुरुष, तो देखो पुरुष की विशेषता,
देखो इस यहाँ पे क्या है, लोह पुरुष। क्या कभी पुरुष कोई लोह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे संबंध किसका है दोस्तों? यहाँ पे अपने जो कर्मधारय समास में उपमान उपमेय उपमेय उपमान का जो संबंध होता है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी दोस्तों कर्मधारय समास में। एक तो होता है उपमान और एक होता है उपमेय। एक क्या होता है? उपमेय होता है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। किसको कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए, यानी कि वो अपने सामने क्या होगा दोस्तों? अप्रस्तुत होगा। क्या होगा? अप्रस्तुत होगा। हम जिससे तुलना करेंगे। और उपमान किसे कहेंगे? जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए, ये हमारे सामने दोस्तों क्या होगा? प्रस्तुत होगा। क्या होगा? प्रस्तुत होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है? लोह पुरुष। एक तो हम इससे करें कि लोह कोई भी ऐसे पुरुष है और वो कठोर शरीर वाला है, अगर हम उसको अगर तुलना कर दे किससे? लोह से कर दे, तो हमारे सामने उपस्थित क्या है? यहाँ पे हमारे सामने पुरुष है। तो दोस्तों यहाँ पे पुरुष क्या हो जाएगा? पुरुष क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और लोह क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अगर हम इससे अगर अब हम इसका समास वगैरह करें, उपमान उपमेय आया तो उपमान के समान उपमेय, तो लोह के समान पुरुष। क्या हो जाएगा? लोह के समान पुरुष। लोह के समान पुरुष। लोह के समान पुरुष। अगर हम ये वाला इसका समास विग्रह करते हैं दोस्तों, तो फिर अपना यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें इसमें एक और कंडीशन बन सकती है। एक और कंडीशन क्या बन सकती है कि हमारे यहाँ पे लोह पुरुष एक इस विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ है, और वो विशेष व्यक्ति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि किस नाम से हैं जाने जाते हैं? लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लोह के समान है जो पुरुष, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप इसका ये समास विग्रह करते हो तो कर्मधारय समास। और लोह के समान है जो पुरुष अर्थात सरदार पटेल, तो फिर इसमें आपके कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें अपने समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन दोस्तों बन सकती है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। और दोस्तों अगर हम बात करें अब अपने अगले शब्द के बारे में, अगला शब्द क्या है? आजन्म। आगे क्या आया है दोस्तों? उपसर्ग आया है। और उपसर्ग क्या बन चुका है? यहाँ पे अव्यय बन चुका है। तो फिर क्या होगा? जन्म से। आजन्म, जन्म से। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और समास विग्रह क्या होगा? जन्म से। लेकिन और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर यही शब्द आ गया आमरण, तो आप यहाँ पे मरण से नहीं कर सकते हो, क्योंकि मरण से कुछ भी नहीं होता। मरने के बाद क्या है? तो यहाँ पे होगा मरण तक। क्या होगा? मरण तक। समास विग्रह क्या होगा? मरण तक। और इसमें भी कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास जिस समास में पहला पद प्रधान है, पहला पद क्या हो? अव्यय हो। और ये यहाँ पे दे भी क्या रखा है दोस्तों? समास विग्रह कर रखा है। तो हमें इन सबके पहले तो सामासिक पद, समस्त पद बनाने हैं, फिर अपने समास कौन सा? रण में कौशल। तो फिर क्या हो जाएगा इसका सामासिक पद? रण कौशल। रण कौशल। रण में कौशल। रण कौशल। और रण में कौशल अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो फिर इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। ठीक है। फिर ये क्या? पीला है वस्त्र जिसका। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात ये किसके लिए आया है? पीतांबर बनेगा इसका सामासिक पद, विष्णु के लिए। और सामासिक पद क्या बनेगा दोस्तों? पीतांबर बनेगा। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। सत्य के लिए आग्रह, और इसका शब्द क्या बनेगा दोस्तों? सामासिक पद बनेगा सत्याग्रह। और सत्य के लिए तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा इसमें? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो समय के अनुसार, समय के अनुसार इसका सामासिक पद क्या बनेगा दोस्तों? यथा समय। यथा समय। तो फिर इसका सामासिक पद क्या बन गया? समय के अनुसार। हमने बात करी होगी यथाशक्ति। यथाशक्ति तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथा आने पे हम के अनुसार लगाते हैं। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। यथेच्छ। यथेच्छ। यथेच्छ क्या हो जाएगा दोस्तों? इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार। सारे ही शब्दों में अव्ययी भाव समास है। तो अपना क्वेश्चन कह रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो दोस्तों अपना स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समय के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखो दोस्तों, राजकुमार क्या समास विग्रह होता है? राजा का कुमार, राजा का कुमार। संबंध तत्पुरुष, संबंध काके की रारेरी, राजा का कुमार, तो इसमें तो दोस्तों तत्पुरुष समास है। यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी क्या होगा? यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, तो के लिए संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष समास, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। यज्ञ वेदी, यहां पे भी यज्ञ वेदी है, तो दोनों सेम हो गया। ये तो यज्ञ के लिए वेदी, संप्रदान तत्पुरुष, तो ग्रामवासी, ये अपने क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, राजा का कुमार, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ग्रामवासी, ग्राम में वास, ग्राम के वासी, ग्राम के वासी, ग्राम के वासी, इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन की मिस्टेक है, और सारे ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों? अपने तत्पुरुष समास के इसमें उदाहरण हैं। यहाँ पे हम चाहे कर यज्ञ, इसकी जगह यज्ञ वेदी की जगह अगर हम कोई भी दूसरा उदाहरण लिख दे, दशानन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो वो वहां पे अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होगा। सत्यासत्य वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हो, दूसरे बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, कमल के समान नयन, कमल के समान, सामासिक पद दे रखा है दोस्तों, में समास है, ये मतलब समास विग्रह कर रखा है, सामासिक पद नहीं दोस्तों, समास विग्रह कर रखा है, तो इसका समास सामासिक पद क्या होगा? कमल नयन। क्या होगा दोस्तों? कमल नयन, कमल नयन। किसका संबंध है? उपमान उपमेय का संबंध है। कमल नयन हमारे सामने प्रस्तुत मानव अंग जो होता है वो दोस्तों क्या होता है? उपमेय होता है, और जिससे तुलना करते हैं प्रकृति की कोई चीज दोस्तों क्या होती है? उपमान होती है। अगर उपमान पहले आ गया, उपमेय बाद में आया, तो बीच में हम क्या लगाते हैं दोस्तों? रूपी लगाते हैं, उपमान रूपी उपमेय। तो इसका समास विग्रह क्या? कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, उपमान के समान, सॉरी रूपी नहीं लगेगा, उपमेय रूपी उपमान होगा, तो इसमें तो क्या लगेगा? के समान लगेगा, और के समान लग के क्या बन जाएगा दोस्तों? क्योंकि उपमान उपमेय है, अगर ये होता नयन कमल तो नयन रूपी कमल बनता, तो इसमें बीच में क्या लग जाएगा दोस्तों? के समान लग जाएगा। और इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तो उपमेय उपमान का संबंध दोस्तों कर्मधारय समास में आता है। कौन से समास में आता है? कर्मधारय समास में उपमान उपमेय उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य विशेष्य विशेषण का संबंध किसमें होता है? कर्मधारय समास में होता है। बहुवीरी समास का उदाहरण है बहुवीरी समास। अभी हमने लास्ट बात करी लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, लंबा है उदर, उदर पर्यायवाची पेट का, उदर जिनका, अर्थात कौन है? भगवान गणेश जी, तो गणेश जी बहुवीरी समास इसमें हो जाएगा। ऑप्शन अपना यही सही हो जाएगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास है। निधड़क, 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 धड़क से रहित, धड़क से रहित, नी यहाँ पे किसका अर्थ दे रहा है? रहित का, या धड़क के साथ, निधड़क, निधड़क, धड़क के साथ, और इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, भाव समास कौन सा समास है? पहला पद उपसर्ग है नी, तो अव्ययी भाव समास। रुपया पैसा, रुपया पैसा आदि, रुपया पैसा आदि, द्वंद्व समास, रुपया पैसा आदि हो जाएगा। और समास कौन सा है दोस्तों? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। रुपया पैसा आदि द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसमें है? क्या कह रहा है ये? कर्मधारय समास किसमें है? ठीक है, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, को मारने वाला, मारने वाला। ठीक है दोस्तों, पॉकेट मार का समास विग्रह हो जाएगा। नव युवक, नव यानी नया है जो युवक, नया है जो युवक, नया है जो युवक। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। रोगग्रस्त क्या होगा समास विग्रह? रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। ठीक है दोस्तों, तो रोग से ग्रस्त कौन सा है? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तत्पुरुष, करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें अपने क्या कह रहा है? कर्मधारय, कर्मधारय समास किसमें है? ठीक है दोस्तों, तो रोग से ग्रस्त करण तत्पुरुष, पॉकेट को मारने वाला कर्म तत्पुरुष, कौन सा हो जाएगा?
कर्म तत्पुरुष समास, रसोई के लिए, घर के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास। अब ये क्या कह रहा है कि कर्मधारय समास जिसमें विशेषण विशेष है, तो नया है जो युवक, तो नव युवक में अपने कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी अपने समास के बारे में, और समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए, हम उनके बारे में भी बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आप इस क्लास को अपने इसी नहीं जो अपने समाज की जितनी भी क्लासें हैं, आप उन क्लासों को एक बार तो पहले अच्छे से देखें, फिर उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हो तो निसंदेह आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे और आप इन क्वेश्चनों के अपने विवेक से आंसर देने की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर हम अगली क्लास में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके बात करेंगे, या फिर हम जो भी संधि और वर्ण विचार टॉपिक है सबके मिक्स में क्वेश्चन आंसर लेके भी हम अगली क्लास में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।